जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग जिंदगी भर आपको याद रखें, अपनी अपनी जिंदगियों तक आपको याद रखें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल द वर्सेटाइल विरासी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराज सिंह राजपूत और आज बात करेंगे रामेश्वरा के उस मल्ला के बेटे जिसके एक कान में गीता के श्लोक गूंजते थे और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत। नाव पे तीर्थयात्री को रामेश्वरा उनके मंदिर छोड़ के जाया करते थे और तीर्थयात्री जब रामेश्वरा मंदिर की परिक्रमा करते थे उतनी देर ये बैठ के डार्विन के सिद्धांत पढ़ा करते थे। बिखरी जुल्फों वाले केवल मेरे या आपके नहीं बल्कि पूरे देश के चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज बात करूंगा। एपीजे, ए मतलब अबुल उनके परदादा, पी मतलब पाकिर उनके दादा, जे मतलब जैनुलब्दीन उनके पिताजी और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। 11वें राष्ट्रपति, 2002 से 2007 तक जनवादी राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट। एक बार की बात है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सफल होने का क्या मंत्र है। बोले 4 चीजें करनी है, 4 चीजें। पहले बनाओ एक जबरदस्त एम, ग्रेट एम, और उस एम के लिए सारी नॉलेज एक्वायर करते जाओ, उसके लिए जो नॉलेज चाहिए एक्वायर करते जाओ। और तीसरा, फिर करो दबा के हार्ड वर्क। और चौथा, परसिवरेंस, हार नहीं माननी है भैया। क्या नहीं माननी? हार नहीं माननी। जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग आपको अपनी अपनी जिंदगी तक याद रखें, पूरी जिंदगी भर आपको याद रखें। शुरू से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ। रामेश्वरा के तमिलनाडु में हुआ था। एक कमजोर आर्थिक स्थिति के एक मुसलमान गरीब परिवार में उनका जन्म। पेशे से उनके पिता नाविक थे। ये पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो शुरू से उनको काफ़ी तकलीफ आई। एक बार एक क्लासरूम के अंदर उनका एक दोस्त हुआ करता था जो मुख्य शास्त्री का बेटा था। वो मुख्य शास्त्री का बेटा मुख्य पुरोहित के साथ पहली बेंच पे कैसे बैठा, मास्टर जी नाराज हो गए। मुसलमान लड़का मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ पहली बेंच पे कैसे बैठा, लगा के थप्पड़ उनको पीछे बिठा दिया, भाग पीछे जाकर के बैठ। और उस घटना पे उन्होंने संकल्प किया कि पीछे बैठ के दुनिया बदलूंगा। इसलिए वो पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो कहा करते थे कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पे मिल सकता है। अच्छा, परिवार बहुत बड़ा था, 10 भाई बहन थे। अपना खर्चा तो पैसों की कमी तो होनी थी, तो अपना खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। छोटी उम्र से अखबार क्यों बेचते थे? इनको पता था पैसा तो मिलेगा, लेकिन पूरे रास्ते में अखबार बेचते वक्त पूरे अखबार को पढ़ जाया करूँगा, पूरे अखबार को पढ़ जाया करते थे। जब 8 साल की उम्र में थे, ये बहुत छोटे थे। इनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक मास्टर जी बहुत बढ़िया गणित पढ़ाते थे और बोले सुबह 4 बजे की क्लास, सुबह 4 बजे 1 घंटे की क्लास फ्री है। उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा जो सुबह 4 बजे नहा धो के आएगा। अब ये कई किलोमीटर दूर सुबह 3 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के, ठंडे पानी से किसी भी मौसम में, सर्दी हो, बारिश हो या तूफान हो, 4 बजे पहुंच जाया करते थे। कलाम जब रात को भी पढ़ा करते थे ना, उनके वहाँ पे लालटेन हुआ करती थी, कैरोसिन ऑयल से जलने वाली, में वो मिट्टी का तेल। 7 से 9 केवल 2 घंटे का तेल था उनके पास। अब माता जी पिताजी देखा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो फिर अपने लिए अंधेरा रखा और इसके लिए 11 बजे तक किया। मेहनत से कभी डरे नहीं। छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान है, इसलिए हमें समाज लक्ष्य चुनना होगा। एक बार जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो इनके टीचर सुब्रमण्य अय्यर, श्री शिवाज सुब्रमण्य अय्यर जो सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, उसके पंखों की डिटेल चिड़िया कैसे उड़ती है, वो बच्चों को समझ ही ना आए तो उनको वहाँ समुद्र के किनारे ले गए और जब उड़ती हुई चिड़िया दिखाई, वो लाइव एग्जाम्पल जब दिखाया तो वहीं से इनका प्रोफेशनशिप हो गया, वहीं से एरोनॉटिक्स इनको समझ में आया। तो इन्होंने फिर रामदासपुरम के एक हाईएस्ट सेकेंडरी स्कूल में अपना दाखिला लिया। अब एक बार अपने स्कूल में एक गलत क्लास में पहुंच गए। अब गलत क्लास में अंदर घुसे तो टीचर ने इनको चपत लगाई। अब टीचर बोले
कि जब तक तुम्हें यही नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारी क्लास कौन सी है, मैथमेटिक्स की क्लास में तुम गलत क्लास में पहुंच गए तो तुम क्या पढ़ोगे और क्या आगे बढ़ोगे। तो वही इन्होंने मैथमेटिक्स में इतनी पढ़ाई करी कि 100 में 100 नंबर लिया। टीचर भी हैरान हो गया। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह चलना होगा। बचपन से ही हवा में उड़ने की इच्छा थी इनकी, इसलिए इन्होंने मद्रास के सबसे हाईएस्ट कॉलेज में, मद्रास का सबसे अच्छा कॉलेज MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने दाखिला लिया। बहन ने काफ़ी सोना गहना अपना गिरवी रख के इनको 1000 रुपया दिया। अब एरोनॉटिक्स था तो विमान के डिज़ाइन बनाने थे। अब विमान के डिज़ाइन बनाने में लग गए और जो डिज़ाइन दिखाया वो टीचर को पसंद नहीं आया। अब टीचर बोले कि अगर तुम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाए ना तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। इनका दिमाग चकरा गया। उस समय घबरा चुके थे, स्कॉलरशिप ना छिन जाए। फिर इसके बाद इन्होंने टीचर को कहा कि मुझे 1 महीना दे तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन बना दो। टीचर ने कहा कोई 1 महीना नहीं, 3 दिन मिलेंगे, 3 दिन। इनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई टीचर की बात सुन के। फिर उन्होंने 3 दिन ना खाया ना सोए, 72 घंटे उस पर लगातार काम किया, जी जान लगा दिया। और जब टीचर को वो डिज़ाइन दिखाया, टीचर की भी आंखों में आंसू आ गए। बोला बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाया है। नींद और निंदा पे जो विजय पा लेता है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नींद और निंदा पे जो विजय पा लेता है उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए MIT की परीक्षा इन्होंने अच्छे नंबरों से पास की। अब पढ़ाई तो इनकी हो चुकी थी। अब इनके पास दो ऑप्शन आए नौकरी के लिए। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और दूसरा एयरफोर्स में। इनको कहा जाना था, आपको मालूम है, एयरफोर्स में। तो जो डिफेंस का था वो दिल्ली में था और एयरफोर्स था देहरादून में। तो दिल्ली होते हुए देहरादून जा रहे थे और वापसी में इनको दिल्ली आना था। अब वहाँ पर 25 लोग एग्जाम देने आए। अब 25 में से सीटें थी खाली 8 और इनकी रैंक क्या आई, 9वीं। फेल हो गए वहां पे, 1 नंबर से पीछे हट गए। अब वहां पर फेल हो गए। अब देहरादून से जब उतरते तो सबसे पहले आते ऋषिकेश गए और इनको वहां मिले स्वामी शिवानंद। अब स्वामी शिवानंद तो आज भी बहुत पॉपुलर है। ऋषिकेश में उनके कई मठ हैं। तो स्वामी शिवानंद से वो जाके मिले और उन्होंने उनको गीता पढ़ने के लिए कहा कि अगर ख्वाहिश आपके दिलो जान से निकले, पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो तो एक कमाल की अजीब सी उसके अंदर ताकत होती है। ये गीता का लर्निंग था, यम यम तम तम, जैसा जैसा वैसा वैसा, यम यम वापी स्मरण भाव। जहाँ तुम्हारा स्मरण और भाव होगा तुम वैसे पक्का बन जाओगे। फिर ये अपने गुरु से मिलने के बाद फिर वापस दिल्ली आई। अब दिल्ली में आने के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी बची थी, वही DRDO की नौकरी। किसको पता था वही DRDO आज इनके देश को बनाने में सबसे कारगर होगा। वो आप प्रमोट हुए और डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ गए। किसकी टीम में? डॉक्टर विक्रम साराभाई की। तो फिर ये डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आके इनको कहा गया कि भाई इनको नासा भेजो। भैया नासा, ये 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा गए। भैया नासा अमेरिका सबसे बड़ी संस्था, वहां पे आगे बढ़ना चाहते थे। नासा इनको देख के चौंक गया। नासा बोला कि भाई तू मेरी बात सुन, तू बहुत चैंपियन है, तेरे को दे रहा है अमेरिकन सिटीजनशिप, यही रह जा, तनख्वाह देंगे इंडिया के 5 गुना ज्यादा, यही किसी कौड़ी से शादी कर और जिंदगी में आराम ही आराम। अब वो चुनाव करना कठिन था कि आदर्शियों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अफसर को गले लगाया जाए, या फिर पैसों और करियर के लिए इन्होंने सोचा विदेश नहीं जाएंगे, देश सेवा के इस अवसर को नहीं गवाएंगे, लौट के देश आ गए। डिफिकल्टीज हमेशा आपके रास्ते में आएगी। अब दूसरी कहानी क्या है इनकी? दूसरी कहानी इनकी जैसे मैच क्या करती है ये कहते हैं कि फेलियर को हार्ट में, सक्सेस को हेड में घुसने नहीं देना चाहिए। दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखिए। अब ना इनको सेंट मैरी चर्च दिया गया। कुछ नहीं था वहाँ पे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी,
कुछ नहीं दिया गया, बस सेंट मैरी चर्च था। अब सेंट मैरी चर्च को इन्होंने अपना ऑफिस बनाना पड़ा, क्योंकि जो कि वहाँ पे लोग जो नासा से ट्रेन होके आए थे वो चर्च में बैठ के ऑफिस में बैठे। अब जो बिशप जो चर्च के फादर थे उनके घर को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी, अपनी वर्कशॉप बनाया। और जो अस्तबल होते हैं, बल्कि कैटल शेड जो गौशाला होती है, वहाँ पे इनकी लेबोरेटरी बन गई। और जो साइकिल और बुल्लक कार्ट समझते हैं, बैलगाड़ी है जी, धीरे धीरे चक्का चलता है, या फिर खुद ही साइकिल पर रॉकेट के पार्ट रख के ले जा रहे थे, धीरे धीरे चक्का चलता है, खुद ही लेके जा रहे थे। काफी डिफिकल्टीज के बीच में इन्होंने सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में लॉन्च किया। ये इतना मशहूर हो गए, काम में इतना मशहूर हो गए, इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। उस समय 32 साल की उम्र थी। ये लगे रॉकेट बनाने में, देश का सबसे पहला रॉकेट जाएगा। ये सगाई में जाना भूल गए। वहाँ पे सब इंतजार ही करते रह गए, भाई अब्दुल कलाम आएगा। अब्दुल कलाम रॉकेट में बनाने लगे हुए थे। काफ़ी डिफ़िकल्टीज के बाद जब इनको इसरो की डायरेक्टर की जब इनको कमांड दी गई, तो SLV-3 क्या होता है? ये होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि जब सैटेलाइट को भेजते हैं तो उसका एक लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है। एक होती है गोली ठां और गोली के लिए बंदूक जिससे गोली निकलती है। तो एक सैटेलाइट होता है, एक लॉन्च व्हीकल होता है जिससे उस सैटेलाइट को भेज दो, जो अपने ऑर्बिट में जाके सेट होता है। तो उस समय इनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने सोचा SLV-3 के लिए काम करूँगा, PSLV के लिए काम करूँगा। SLV-3 में 1 रुपया लगेगा, PSLV में 1 रुपया लगेगा, तो दोनों मिला के 2 रुपये लग जाएगा। अब उस समय इन्होंने कम पैसों में दोनों प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। उसके लिए सरकार से इन्होंने फंड मांगा। इंदिरा गांधी ने पब्लिकली मना कर दिया और प्राइवेटली इनको थोड़ा सा फंड दिया। फिर ये अपने प्रोजेक्ट पे लग गए। अब इनका SLV-3 लॉन्च व्हीकल फेल हो गया। उस समय बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि वो फेल हो गया। अब वो फेल हो गया तो इनके फेलियर को पूरी दुनिया देख रही थी। ये फेल हो गया भैया। अब जो उनके प्रोफेसर सतीश धवन, उन्होंने बुलाया अब्दुल कलाम को और बोला, क्या हो अब्दुल कलाम, मीडिया इंतज़ार कर रही है, वहाँ जाके बात करना होगा। अब्दुल कलाम घबराए हुए थे। बोला सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये मिशन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। क्योंकि मिशन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इनके फेलियर पे पूरी दुनिया देख रही थी इनको। अब जब सतीश धवन को मीडिया के पास ले गए, ये और घबरा गए। अब मीडिया को क्या जवाब दूंगा? मीडिया बोली कि तुमने करोड़ रुपए देश का लगा के बर्बाद करके तुम्हारे को क्या दिखा था। तो जब ही सतीश धवन ने माइक लिया और क्या बोला कि ये टीम बहुत ज़बरदस्त है, पहली बार किया है, फेल हुए हैं, 1 साल के अंदर यही टीम दोबारा SLV-3 को लॉन्च करेगी और दुगनी ऊर्जा भर दी टीम के अंदर। और उन्होंने सारे अब्दुल कलाम के फेलियर को अपने ऊपर देख लिया। ये देख के अब्दुल कलाम बहुत खुश हुए। अब 1 साल जी जान से मेहनत करी और SLV-3 जब इनका सफल हो गया, तो जब इनका सफल हो गया तो इन्होंने कहा, तो अब सतीश धवन ने बोला, सतीश धवन ने माइक इस दफ़ा कलाम जी के हाथ में दे दिया। बोला अब तुम सफल हो गए, अब जवाब तुम दोगे। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। कि जब मैं सफल होऊंगा तो सारा का सारा क्रेडिट टीम को दे दूंगा, और जब विफल होऊंगा तो सारा का सारा फेलियर अपने ऊपर ले लूंगा। ऐसे तो अब्दुल कलाम। अब इंदिरा गांधी भी, अब आगे चल के इन सभी से इंदिरा गांधी भी प्रभावित हो गई। बोला इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अब उन्होंने सतीश धवन को बुलाया और बोला मैं अब्दुल कलाम से मिलना चाहती हूँ। अब्दुल कलाम को उन्होंने फ़ोन लगाया और बोला कि आजा भैया, इंदिरा गांधी तुमसे मिलना चाहती है। अब वो बोले कि भाई मैं तो फटी हुई चप्पल में फटी हुई मैं घूम रहा हूँ, मैं कैसे आकर के उनसे मिल लूँ। अब सतीश धवन बोले कि कलाम, तुमने पहले से सफलता का सूट पहना है। कलाम,
तुमने पहले से सफलता का सूट पहना, कपड़ों का सूट नहीं चाहिए। और जब वो इंदिरा गांधी से जाके मिले, इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित थी और इंदिरा गांधी बोली कि अब तुम्हें डिफेंस में और काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, आजू बाजू सभी लोग मिसाइल की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम मिसाइल बनाओ हमारे देश के लिए। अब उसी समय इनसे अटल बिहारी जी से भी इनकी सबसे पहली मुलाकात हुई और अटल से जब इन्होंने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो अटल इनसे हाथ नहीं मिलाए, अटल बिहारी जी इनको गले लगा लिए। अब इंदिरा गांधी मुस्कुरा के बोली कि ये ध्यान रखना अटल बिहारी जी, ये मुसलमान हैं। तो अटल बिहारी जी बोले कि ये मुसलमान बाद में, पहले हमारे देश के नागरिक हैं और सबसे पहले साइंटिस्ट भी हैं। और अब्दुल कलाम उनको देख के बहुत मुस्कुराए। सफलता पे सफलता मिल रही थी उसका, इनको इनाम भी मिल रहा था। इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया 1982 में डीआरडीओ का प्रोजेक्टर बना दिया गया। डीआरडीओ के मुख्य पद पे आ चुके थे, पर मन से वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि देख रहे थे कि वो बाकी शक्तिशाली देशों को देख रहे थे, वो मिसाइल लॉन्च कर रहे थे। उन्हें देश की सुरक्षा खतरे में नजर आ रही थी। अब इन्होंने गीता हाथ में पकड़ ली और भगवत गीता में बर्बरीक की कहानी से ये बड़े प्रभावित हुए। अब बर्बरीक की कहानी कुछ अलग सी थी। बर्बरीक कहते हैं उनके पास 3 तीर हैं, 3 तीर हैं उनके पास। बर्बरीक क्या कहते हैं? उनके पास 3 तीर हैं। उस पहले तीर में वो क्या करेंगे? सबको प्रोटेक्ट कर लेंगे, किस किस को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरे तीर में किस किस को अटैक करना है। मेरी बात समझना, पहले 2 की तीर में क्या करेंगे? पहले तीर में क्या करेंगे? पहले तो प्रोटेक्ट कर लेंगे किस किस को प्रोटेक्ट करना है। दूसरे तीर में ये सिलेक्ट कर लेंगे कि किस किस को अटैक करना है। यही थोड़ी ना पूरा शहर उड़ा दें। पहले जिसको अटैक करना है उसको सिलेक्ट कर लिया, जिसको प्रोटेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लिया। तीसरे तीर में गेम ओवर, खत्म कर दिया। उनके पास 3 तीर थे। अब ये सोचे भाई ये तीर किधर जाना है, किसको प्रोटेक्ट, किसको अटैक, ये बड़े गाइडेड तीर हैं। तो वहीं से इनको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, शुरू से ही। अब लगातार प्रयास में चलते हैं। ये क्या था ना, अब इसके बाद ये बोले कि भाई हमें ये क्या है कि भाई अगर आदमी लेफ्ट भागे तो मिसाइल लेफ्ट चलाए, मिसाइल लेफ्ट चली जाए। अब आदमी राइट भागे तो मिसाइल राइट चली जाए। जो जिस टैंक को उड़ाना है वो टैंक आगे निकल गया, मिसाइल आगे चला जाए। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल कैसे बनाए? वो बर्बरी के उस प्रसंग से बड़े प्रभावित थे। एक इंटरव्यू में बोले कि भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से सीखने को मिला। भाई भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र बड़ा रिमोट कंट्रोल होता है। मतलब कृष्ण ने चक्कर छोड़ा, वो पहले सामने वाले के पास जाके पहले चक्कर रोक दिया, और जितनी देर पहले बातचीत करनी है उतनी देर पहले बातचीत करी, फिर चक्कर घूमे जा रहा है। और जब कहा अटैक करो, खत्म करो, वो चक्कर मारा उसको और वापस आ गया। बोला ये बड़ा सिस्टम है, ये बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो वहीं से इनको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। जी ये फिर इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक मिसाइल की झड़ियाँ लगा दी। इन्होंने 1988 में इन्होंने त्रिशूल नाम की मिसाइल लॉन्च करी, फिर उन्होंने पृथ्वी नाम की मिसाइल लॉन्च करी 89 में। अब अग्नि के पीछे लगे हुए थे। अग्नि मिसाइल ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। अग्नि मिसाइल में बार फेल हो रहे थे, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। अब वो उसके पीछे लगे हुए। अब लोगों ने अपना अलग अलग मतलब निकालना शुरू कर दिया कि भाई ये क्यों फेल हो रहे हैं। अमूल ने तो वहाँ पे एक ऐड लगा दी। अमूल क्या कहता है कि भाई तुम्हारी अग्नि मिसाइल में पेट्रोल कम पड़ जाता है तो अमूल का बटर डालो। तो फिर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब लोगों के मजाकों के कारण वो बड़े सीरियस थे और उसी 89 के एंड आने से पहले उन्होंने अग्नि को भी सफल कर दिया। और जब उन्होंने अग्नि मिसाइल छोड़ी तो फिर भारत 6था देश था जिसने ऐसे पावरफुल मिसाइल्स लॉन्च किए। ये क्या कहते हैं कि भाई हमें मिसाइल थोड़ी ना छोड़नी है, मिसाइल तो नहीं छोड़नी, लेकिन विराट रूप तो दिखाना है अपना, है ना। 10वें अध्याय के बाद जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन सीरियस नहीं ले रहा है, अर्जुन उवासी लेना है, तो मैं विराट रूप दिखाऊं। कृष्ण ने विराट रूप दिखाया लेकिन मारा नहीं किसी को कृष्ण,
विराट रूप दिखाया अर्जुन ने, एकदम लाइन पे आ गया, बात समझ आ गई। तो कभी कभी बाजू का पाकिस्तान चाइना जब आंख दिखाए तो विराट रूप दिखा दो, थोड़ी मिसाइल छोड़ देंगे, विराट रूप दिखा दो, एकदम लाइन पे आ जाए, बात समझ आ गई, वापस आ जाओ यार। तो फिर ऐसा अब्दुल कलाम जी ने स्ट्रॉन्ग बनाया। PSL उनकी मेहनत जब रंग लाई, जब उन्होंने PSLV को भी जब उन्होंने सफल कर लिया। PSLV से हमने 10 रुपये किलोमीटर के कम खर्च पे भी हमने मंगल तक सफ़र कर लिया। 2014 में हॉलीवुड की मूवी में जितना खर्चा नहीं होता उससे कम में तो हमने मंगल का सफ़र कर लिया। ये कलाम जी की देन थी। ये कलाम और भारत वही भारत था, वही कलाम थे। कोई देश मदद नहीं कर रहा था और ये आज कलाम जी की देन है। जब दुनिया भर के देश इंडिया के पास आए और बोला भाई अपने रॉकेट में हमारा भी भेज दो, हमने US की मदद करी, चाइना की, हमने US की मदद करी, यूरोप की मदद करी, कजाकिस्तान की मदद करी, अब काफ़ी देशों की हमने मदद करी और हमने एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च करे। सबसे सस्ता अफोर्डेबल प्रोग्राम, ये अब्दुल कलाम जी की देन थी। अच्छा, उनकी एक बात मेरे दिल को छू गई। उनकी एक बात मेरे दिल को छू गई। हालांकि अब्दुल कलाम मुसलमान थे लेकिन वो वेजिटेरियन थे। एनिमल आर एंजल्स विद फर। पक्षी जगत पर्यावरण का सूचक होता है। कलाम जी क्या कहते थे, वो पर्यावरण का सूचक है और अगर वो मुसीबत में तो समझ लेना हमारे पूरे दिन दूर नहीं रह गए। एक बार तो इन्होंने देखा कि दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर की बातचीत बहुत हो रही है और अमेरिका धमकियां भी बहुत दे रहा है। अब इन्होंने सोचा कि धमकियों से डरना पुरुषार्थ से बेईमानी है और जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरे वही सच्चा हिंदुस्तानी है। कलाम जी सच्चे हिंदुस्तानी थे। उन्होंने 3 तरकीबें अपनाई। 3 तरकीबें। पहला, अपने सभी साइंटिस्ट को, उनके जितने भी साइंटिस्ट थे उनको आर्मी की वर्दी में डाल दिया और सैटेलाइट को समझ ही ना आए कि ये तो भाई नॉर्मल आर्मी घूम रही है, कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना है। और दूसरा, ये जब भी कोई काम करेंगे उसी समय के बीच में करेंगे। जब एक सैटेलाइट आएगा और दूसरा जाने वाला उसके बीच में कर लेंगे, एक आएगा उसके बीच में कर लेंगे, एक जाएगा उसके बीच में कर लेंगे। और तीसरा, काम खत्म होने के बाद जमीन को ऐसा साफ सुथरा कर देते थे, सैटेलाइट आए उसको पता ही नहीं चले, वही तो नॉर्मल आर्मी वाले, कोई साइंटिस्ट थोड़े ना, नॉर्मल आर्मी आराम से घूम रही अपना। अमेरिका को पता नहीं लगने दिया। 92 से 97 इन्होंने लगातार उस पर काम किया और इन्होंने ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण किया, चुपचाप कर दिया, किसी को नहीं पता चलने दिया। वहाँ पे जो आम लोग थे उनको कभी नहीं पता चलने दिया और यही मेहनत उनकी रंग लाई। ऑपरेशन शक्ति के नाम से उन्होंने सफल परमाणु परीक्षण किया, चुपचाप कर दिया, किसी को नहीं पता लगने दिया और इसी वजह से आज भारत परमाणु समृद्ध बन पाया है। उस समय 5 देश थे, क्योंकि चाइना जो था ना, हमें चाइना से बहुत दिक्कत थी, क्योंकि चाइना चुपचाप पाकिस्तान को भी अपनी शक्ति दे रहा था, क्योंकि वो चुपचाप अपनी शक्ति पाकिस्तान को दे रहा था, क्योंकि वो तो आपको पता ही है, वो तो नाजायज, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके चक्कर में यहाँ भारत ने काम पूरा कर दिया। और लगातार प्रयास में चलते हैं। ये ना क्या हुआ कि देखो, फिर ये उसके बाद 1999 में ये रिटायर हुए। क्या उधर ये रिटायर हुए, इधर वाजपेयी जी एक्शन में, इधर ये रिटायर हुए वाजपेयी जी एक्शन में। वाजपेयी जी ने कॉल लगा दिया, बोला हाँ जी कलाम जी, भाई बात सुनो यार, अपना मंत्रिमंडल हम बना रहे हैं, तुम्हारे को मिनिस्ट्री देना चाहते हैं। वाजपेयी जी अपने आप मिनिस्ट्री थे, बोले अब्दुल कलाम को लूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा, माइनॉरिटी भी हमारे साथ जुड़ेगी, बुद्धिमत्ता भी जुड़ेगी। और कलाम जी को कन्विंस करने में लगे अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम बोले कि एक दिन का समय दो। एक दिन बाद कलाम जी ने फ़ोन लगा दिया और बोला कि मैं अस्वीकार करना चाहता हूँ, और जाके उनके पास जाके बोला कि मेरे को एक नई पीढ़ी तैयार करनी है जो कि भारत को विश्व गुरु बना सके। अब ये नई पीढ़ी तैयार करने के लिए मैं कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ।
अब वो अपनी टीचिंग के प्रोफेशन के लिए अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु गए। अब जब राष्ट्रपति बनने का समय आया तो कई चीज़ें आगे पीछे हुई। तो उस समय इनके घंटी बजते रहे इनके ऑफिस के अंदर, वो वहाँ पर घंटी बजते रही, किसी को पता नहीं चला। तो किसी ने इनके वाइस चांसलर में भाग के कलाम जी की यूनिवर्सिटी में जाके कहा कि कलाम जी, अरे कलाम जी, आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आ रहा बार बार। तो कलाम जी गए, फ़ोन उठाया और बोला नमस्कार। बातचीत शुरू हुई। बोले कि अब्दुल कलाम, हम एक रिक्वेस्ट है, आप मना नहीं करना। पिछली बार आपने मना कर दिया था, अब मना नहीं करना। अब्दुल कलाम जी बोले कहिए क्या रिक्वेस्ट है। वो बोले कि हम आपका नाम देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए रिकमेंडेशन करना चाहते हैं, आप हाँ कर दीजिए। कलाम जी बोले 1 घंटे का समय दो। तो फिर 1 घंटे बाद कलाम जी ने फ़ोन मिलाया और कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। अब कलाम जी का राज्याभिषेक होना था, जैसे भगवान राम का राज्याभिषेक होता 14 साल के वनवास के बाद। जैसे भगवान राम का राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक के समय पर उनके भाई ने उनसे पूछा कि आप किस किस को बुलाना चाहते हैं राज्याभिषेक में। तो राम जी बोले, भगवान राम बोले कि मेरे 14 साल के वनवास में मेरा कोई दोस्त था नहीं, कोई दोस्त तो है नहीं मेरा। हाँ, पर इस वनवास के दौरान मेरा एक दोस्त बना था। वो शुरुआत के जो साल थे उन दिनों एक नाविक हमें नदी पार कराया करता था। वो केवट, उस केवट ने हमारी बहुत मदद करी है। उस केवट को बुला के लाओ राज्याभिषेक में। और उस केवट को राज्याभिषेक में सबसे आगे भगवान राम के राज्याभिषेक में बुलाया। वैसे ही अब्दुल कलाम का राज्याभिषेक होना था। अब वाजपेयी जी ने बोला कि अब आपका भी राज्याभिषेक हो रहा है, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वो बोले कि आपका भी राज्याभिषेक है, अब आप किस किस को बुलाना चाहते हैं राज्याभिषेक में। वो बोले कि जो मेरे मित्र हैं आपने उनको बुला ही लिया होगा। मेरे बस 2 ही मित्र हैं। पहला, जब मैं साउथ में रहा करता था तो एक मोची जो मेरे फटे जूते थे उन्हें सिलने में बहुत मदद की है। और दूसरा, और एक ढाबे वाला है जिन्होंने उनको 2 रोटी एक्स्ट्रा भी खिलाई, कभी कभी 2 रोटी एक्स्ट्रा भी खिलाई, वो मेरा मित्र है। उन दोनों को बुला के लाओ राज्याभिषेक में। विनम्रता के उदाहरण खत्म थोड़ी होंगे। जब कोई आदमी जब बड़ा हो जाता है या फिर राष्ट्रपति बन जाता है तो कहीं ट्रक लेके राष्ट्रपति बन जाता है, और कई मल्टीप्लाइड एक्स्ट्रा ट्रक लेके वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन अब्दुल कलाम सिर्फ एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 सूटकेस से भवन में गए थे और निकलते वक्त 2 ही सूटकेस से भवन से वापस आए थे। उनकी कुल संपत्ति में क्या था? कुछ नहीं था। एक रामेश्वरम में उनका एक पैतृक घर जो उनके पिता ने बनाया था, और 2500 उनकी किताबें, और एक वीणा जो वो वीणा बजाने में उनको बड़ा आनंद आया करता था, वीणा बहुत बजाते थे, और एक CD प्लेयर जिसमें वो भजन सुना करते थे, और एक कलाई की घड़ी, और एक लैपटॉप था, और 6 कमीजें थी जिनमें 2 तो दिए और 6 कमीजें थी, दिन में 3 तो DRDO की थी, 3 उनकी खुद की थी, और 4 पैंट थी जिसमें 2 तो DRDO की थी, 2 उनकी खुद की थी, और 3 सूट थे, हाँ, और एक जोड़ी जूता, हाँ। पर 40 डॉक्टरेट थी। खुद PhD की पढ़ाई कभी नहीं की। वो PhD में जाते थे, लोग इनको डॉक्टरेट देते थे। कई तरह की डॉक्टरेट थी, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, कई सारे उनको अवार्ड मिले। ही इज़ अ मैन ऑफ द प्रिंसिपल है। जब वो राष्ट्रपति भवन में एक मुगल गार्ड में जब वो वॉक किया करते थे तो एक मोर को देखा था उन्होंने, जो ना मुंह खोल पा रहा है ना बंद कर पा रहा है। तो उन्होंने उसका इलाज एक वेटनरी डॉक्टर से कराया और देखा कि मोर के गले में ट्यूमर है, ना वो खोल पा रहा है ना वो बंद कर पा रहा है। उन्होंने उसका इलाज करवाया। एक महान लीडर की निशानी वही होती है, यानी कि वही महान लीडर होता है जो कि उन लोगों की मदद करता है जो बदले में उन्हें कुछ नहीं दे सकते। वही एक महान लीडर की निशानी होती है। अच्छा जी, मेरे ना जो अब्दुल कलाम जी की एक बात मेरे दिल को छू गई। वो परिवारवाद में, राष्ट्रवाद में बिलीव करा करते थे।
वो ना एक बार जो उनके जो भाई थे ना, उनसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करा करते थे, बचपन से ही प्रेम था। तो उनके सगे भाई का बेटा उनके सगे भाई का पोता दिल्ली के अंदर मुनीका में किराए के कमरे पे रहा करता था। एक बार उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक बार अपने राष्ट्रपति भवन बुलाया, इनवाइट किया। अब उनके 10 भाई बहन थे तो 52 लोग आए, 52 लोग, तो 52 लोग आए, 10 भाई बहन थे। अब वो 8 दिन तक रहे। फिर उन्होंने देखा कि काफ़ी खर्चा हो रहा है, तो उन्होंने एक चाय की प्याली तक का हिसाब रखना शुरू किया। उन्हें अजमेर शरीफ प्राइवेट बस करके भेजा और अपने अकाउंटेंट से सारा हिसाब बनवाया और देखा कि वो कितना बना। तो देखा कि 3,52,000 रुपये का चेक उन्होंने अपनी तनख्वाह से काट के दिया। बोले कि राष्ट्रपति भवन में जिम्मेदारी केवल राष्ट्रपति की होती है, पूरे परिवार की नहीं। अब ना एक बार क्या हुआ, एक बार इनको ना PHIU में इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, इनवाइट किया चीफ गेस्ट के रूप में। अब वहाँ पर 7 कुर्सियाँ थी। बीच वाली कुर्सी जो थी वो थोड़ी ऊंची थी क्योंकि वो राष्ट्रपति थे, उनको बैठना था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, कुर्सी हटाओ, बराबर की कुर्सी लगाओ। तो वो बोले कि नहीं सर, ये स्पेशल कुर्सी हमारे चीफ गेस्ट के लिए। तो वो समझ गए कि चीफ गेस्ट कौन होता है, जो एजुकेशन में महागुरु हैं। तो उन्होंने वाइस चांसलर को बुला दिया, बोला आप बैठिए। बोला वाइस चांसलर से घबरा गए, बोला राष्ट्रपति आप हैं, आप बैठेंगे। तो उन्होंने अपनी कुर्सी हटवाई, बराबर की कुर्सी लगाई। वो तो कलाम जी तो एवर यूथफुल थे, 70 साल की उम्र में यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया। एक असाधारण, अनोखा, अस्वाभाविक, अलौकिक व्यक्तित्व 2015 में हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। और कहाँ गए? उसी IIM शिलोंग के अंदर आखिरी लेक्चर देते समय जैसे क्षत्रिय अपनी लड़ाई को जीतता है, वैसे ही उन्होंने किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अब्दुल कलाम जी की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत 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 धन्यवाद।